हेलो एवरीवन, आई एम बैक ऑन द वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ का डिस्कस करना है वो हमारे पास है जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी इटसेल्फ जो टर्म है ना, वो हमारे पास ये है कि रेंज ऑफ मोशन जितने प्लेन्स में होता है ना, वो किस तरह से होता है। ठीक है, मतलब हम किस तरह से रेंज ऑफ मोशन को कितने प्लेन्स में अलाउ करते हैं, बेसिकली जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी वो है कि मतलब आपकी कितनी ज़्यादा मसल की मूवमेंट्स हैं जो एट द एंड रेंजेस बनाती हैं जॉइंट्स में। ठीक है, इसकी सिंपल सी एग्जांपल देते हैं। दो तरह की इसकी टाइप्स होती हैं, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनामिक। ठीक है, जो स्टैटिक है ना हमारे पास बेसिकली वो ये रेफर, उसका बेसिक मतलब ये है कि जब मैं मतलब एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट मैं अपने पेशेंट को कुछ करवा रही हूँ, या एज अ डॉक्टर मैं अपने पेशेंट को कोई मूवमेंट परफॉर्म करा रही हूँ, उसका बॉडी का सेगमेंट पैसिवली मूव हो रहा है, मतलब वो खुद नहीं मूव कर रहा एक्टिवली, पैसिवली मैं मूव करा रही हूँ, तो उसका बेसिकली मतलब होता है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी तब होती है जब पेशेंट इटसेल्फ उसको मूव करेगा। ठीक है, मतलब वो एक्टिवली खुद मूव कर रहा है, रेंजेस वो खुद परफॉर्म करा रहा है, मसल की उसकी पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो उसको हम कहते हैं डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको सिंपल से वर्ड्स में समझा दिया कि स्टैटिक बेसिकली क्या होती है कि जब मैं पेशेंट को करवा रही हूँ तो उसकी जो बॉडी की रेंजेस है ना, मतलब उसका बॉडी का पार्ट फ्लेक्शन में जा रहा है, एक्सटेंशन में जा रहा है, या जॉइंट में फ्लेक्शन हो रही है या एक्सटेंशन हो रही है, तो उसकी बेसिक्स क्या है। बेसिक अगर मैं करवा रही हूँ तो क्या है कि वो स्टैटिक है, अगर पेशेंट खुद कर रहा है तो हमारे पास डायनामिक है। ठीक है, सो क्योंकि उसकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो होती है डायनामिक में इटसेल्फ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो स्टैटिक में तो आप जॉइंट पे बेसिकली मूवमेंट करवा रहे हो। तो ठीक है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने मेजर कॉन्सेप्ट इसका याद रखना है। ठीक है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली हमारे पास बेटर इंडिकेटर होती है, हमें पता चलता है टाइटनेस में, जॉइंट की लेक्सिटी में। बेसिकली हम जब इंजरी की चेक कर रहे हैं या इंजरी की कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या इम्प्लिकेशंस हैं, बेसिकली हम उसके लिए करते हैं। ठीक है, कितनी टाइटनेस है, किस में मसल्स में हो सकती है, आपके पास लिगामेंट्स में हो सकती है, आपके पास टेंडन्स में हो सकती है, तो बेसिकली हम उनको चेक करने के लिए क्या कर रहे थे, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे थे चेक। ठीक है, बेस्ट इंडिकेटर होता है। बेस्ट इंडिकेटर का मतलब यह है कि बेटर इंडिकेटर का मतलब यह है कि बहुत अच्छा इंडिकेटर है, मतलब अगर आप डायग्नोस करना चाहते हो टाइटनेस पेशेंट की, तो आप पैसिवली काम करते हो या पैसिवली आप खुद परफॉर्म करा के चेक करते हो कि यहाँ पे कहाँ पे इशू आ रहा है। ठीक है, डायनामिक जो होते हैं बेसिकली अगर पेशेंट कहता है ना मैं रोजाना की डेली एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता, जो वर्किंग उसका काम था वो नहीं कर सकता, स्पोर्ट्स अगर वो करता है, वो एथलीट है, वो जिम्नास्टिक करता है या कोई किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, एनीथिंग, तो अगर वो कहता है मैं वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकता, तो फिर हम डायनामिकली उसका मूवमेंट करवा के चेक करते हैं कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, तो हमें पता चलता है इसकी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी इफेक्ट हुई है। ठीक है, रिसर्चर्स ने भी इंडिकेट किया कि दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब स्टैटिक एक अलग चीज़ है, डायनामिक एक अलग चीज़ है, और दोनों को चेक करने का अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास जनरल फ्लेक्सिबिलिटी को ना है कंपेयर करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के एक्चुअली हमारे पास जॉइंट की स्पेसिफिकली किस तरह से, तो उसकी बेसिस पे हम कहते हैं पेशेंट की या किसी भी पर्सन की जनरल फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, an extreme amount of flexibility at one joint does not guarantee that same degree of flexibility at all joint। इसका ये मतलब है कि हम ज़्यादातर जितने joints में flexibility है उसको consider कर सकते हैं। मतलब मैं कहती हूँ कि मेरे पास अगर 10 joints मैंने टारगेट किए हैं और 10 में से मैं कहती हूँ 7 में मेरे पास flexibility ज़्यादा आई है तो 3 में कम है, तो इसका मतलब कि कंपैरेटिवली कि बहुत ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है, उन जॉइंट्स पे थोड़ा काम किया जाए तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। लेकिन ऐसा है कि 7 जो है वो मेरे पास बहुत कम है फ्लेक्सिबिलिटी और 3 में ज़्यादा है, तो फिर मुझे काम ज़्यादा करना है, तो मुझे बेसिकली आइडिया हो जाता है। उन्होंने कहा कि ये उन्होंने सिंपल सी आपको बात बता दी, एक जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि सारे जॉइंट्स में सेम टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, सो आप डिफरेंट तरह से जब पेशेंट आपके पास आते हैं ना, तो आप डिफरेंट तरह से फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करते हो कि कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है, और इसको चेक करने का बेसिक मतलब क्या है कि आप रेंजेस को चेक करोगे। रेंजेस कैसे चेक करते हैं, एक तो मैंने कहा कि क्लिनिशियन खुद चेक कर रहा है। ठीक है, एक मैंने कहा कि वो
पेशेंट खुद परफॉर्म करता है, ठीक है। अभी आप गोनियोमीटर के थ्रू जैसे आप चेक करते हो, बेसिकली आपको सिखाया जाता है गोनियोमीटर यूज़ करना। गोनियोमीटर आपने रखा, ठीक है, फिर 0 से स्टार्ट की और फिर आप उसकी मूवमेंट करवाते हो। अगर फ्लेक्शन चेक करनी है तो किस तरह करनी है, एक्सटेंशन में रख के पेशेंट की मूवमेंट करवा के फ्लेक्शन में लेके जाना है। इस तरह अगर एक्सटेंशन चेक करनी है तो फ्लेक्शन में रख के आपने एक्सटेंशन की तरफ लेके जाना है, तो वहाँ पे आपके पास मूवमेंट परफॉर्म हो जाती है। तो बेसिकली ये हमारे पास मेजर चीज़ थी रेंजेस को चेक करने के लिए। जब आपके पास एनाटॉमिकल पोजीशन में होते हैं तो आपके सारे जॉइंट्स 0 डिग्री पे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये बहुत जगह आता है कि जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन में होते हैं तो सारे जॉइंट्स कंसीडर होते हैं 0 डिग्री के ऊपर, ठीक है। ओके, अब हम जाते हैं गोनियोमीटर से हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली फैक्टर्स इन्फ्लुएंस क्या कर रहे होते हैं जो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी पे असर डाल रहे होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली डिफरेंट तरह के इन्फ्लुएंस होते हैं जो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। एक तो शेप, ठीक है, किस तरह के मसल्स हैं, किस तरह के फैटी टिश्यूज हैं, कौन सी सरफेसेस हैं, किस किस तरह पे है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ एल्बो जॉइंट की, ठीक है। तो एल्बो जॉइंट पे क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली अल्ना होती है और ह्यूमरस होती है, जिसका कनेक्शन हमारे पास एट द एंड एल्बो जॉइंट पे एल्बो जॉइंट क्रिएट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि हमारे पास जो इट सेल्फ है ऑलिक्रोनॉन फोसा और ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस, उसके मतलब एक हद होती है, उसके बाद वो क्या होता है कि ज़ाहिर सी बात है कॉन्टैक्ट इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि उसके बाद बहुत ज़्यादा फर्दर कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता। एनाटॉमिकल रिस्ट्रिक्शन आ जाती है वहाँ पे, ठीक है। वो इतना ज़्यादा जब आप एक्सटेंशन में बाजू को लेके जाते हो तो एक लिमिट के बाद बाजू बाजू आपका एक्सटेंशन में नहीं जाता, चाहे आप नॉर्मल ही क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ पे एनाटॉमिकल रिस्ट्रिक्शन है, इटसेल्फ है उस जॉइंट पे, ठीक है। वो क्यों होती है क्या, ताकि प्रिवेंट कर सके आपको किसी इंजरी से, फर्दर मूवमेंट से, ताकि आपको कोई और फर्दर मूवमेंट ना या एक इंक्रीज मूवमेंट ना हो, ठीक है। सो मेजरली यहाँ पे ये बात आ रही थी। सो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी में पहला जो था वो हमारे पास क्या था, शेप या जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स की सरफेसेस है वहाँ पे किस किस तरह से इफेक्ट आ रहा था, ठीक है। ये मेजर टारगेट होता है और यहीं पे आप बात कर रहे थे कि किस किस तरह से आ रही है, और जो ऑलिक्रोनॉन फोसा और हमारे पास बेसिकली ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि फर्दर डायरेक्शन में मोशन ना हो, ठीक है। मसल और फैट ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म में टर्मिनेट एल्बो फ्लेक्शन, ठीक है। उन्होंने कहा मसल भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, इसकी वजह से भी इट सेल्फ टर्मिनेशन आ सकती है, बहुत ज़्यादा सॉरी बहुत ज़्यादा फर्दर मूवमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। Regular participants होते हैं ना bilaterally asymmetric sports में such as tennis are likely to have less range of motion for the dominant arm than for the non-dominant at the glenohumeral joint of the shoulder. Basically उन्होंने आपको बता दिया कि कई बार ये नॉर्मल भी होती है, ठीक है, कि दोनों बाजू हैं और अगर वो टेनिस प्लेयर है या उसका डोमिनेंट हैंड का यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो दोनों की रेंजेस में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। और नॉर्मल नहीं, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं चल रहा होता, पेन हो भी तो वो बस इग्नोर करके ना उसको छोड़ चुके होते हैं, तो इसलिए बॉडी अडाप्ट कर चुकी है उस पोजीशन को। तो आपने ये चीज़ चेक करनी होती है कि जब आप दोनों बाजू चेक करते हो ना, दोनों की फ्लेक्शन दोनों की एक्सटेंशन, तो बायलेटरली एसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि दोनों जो आप चेक करोगे तो उनमें से जो डोमिनेंट हैंड है उसकी रेंज ऑफ मोशन कम होगी और दूसरी की ज़्यादा होगी। इसका मतलब सिमेट्री नहीं आ रही दोनों में, तो एसिमेट्रिकल बेसिकली हमारे पास कंडीशन आती है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा आती है, ये आपको देखने को मिलेगी जब आप चेक करोगे ना, खुद आपको आइडिया हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है ये टेनिस प्लेयर्स ही हो, जो कंप्यूटर यूज़र्स होते हैं या जो आपके पास बहुत ज़्यादा वर्किंग काम करने वाले होते हैं ना, जिनके डोमिनेंट हैंड का यूज़ बहुत ज़्यादा है, उन लोगों के साथ भी होता है। Most individual joint flexibility is primarily a function of relative laxity and extensibility of the calcaneus tissues and muscle crossing the joint, ठीक है। अब बहुत से इंडिविजुअल्स के लिए जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी के जो होती है ना बेसिकली वही होती है कि रिलेटिवली लेक्सिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब आपके पास जो टिश्यूज के अंदर कोलेजन है ना, ठीक है, उसकी बेसिस पे या मसल्स के अंदर जो कोलेजन है उसकी बेसिस पे जॉइंट्स को क्रॉस करें, वो एक मेजर फंक्शन जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी पे प्ले मतलब एक रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। अगर टाइट लिगामेंट्स और मसल्स हैं हमारे पास, ठीक है, लिमिटेड एक्सटेंसिबिलिटी के साथ, तो ये बहुत कॉमन इनहिबिटर है जॉइंट की आर्म की, ठीक है। मैं कहती हूँ मसल्स मेरे टाइट हो गए हैं, लिगामेंट्स टाइट हो गए, मैं पहले भी आपको बताती थी, अगर कॉलेजन फाइबर्स टाइट हो रहे हैं ना तो इसका मतलब लिगामेंट्स या मसल्स टाइट हुए हैं, ठीक है, और ये दोनों टाइट हुए हैं तो एक्सटेंसिबिलिटी कम हुई, एक्सटेंसिबिलिटी कम हुई तो जॉइंट की आरओएम कम हो जाती है। और ये एक स्टडी में पूरा प्रूव हुआ है कि 4 हफ्ते की अगर स्ट्रेचिंग आप प्रोटोकॉल प्रॉपर फॉलो फॉलो करते हो ना, आपकी इंक्रीज होती है जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है।
जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है लेकिन मसल की कंप्लायंस समटाइम्स चेंज नहीं आता। लेकिन इसमें भी डिफरेंट रिसर्चेज है, समटाइम्स स्ट्रेचेस के थ्रू इम्प्रूव होता है लिगामेंट्स और टेंडन्स का भी काम, समटाइम्स सिर्फ मसल्स पे इफेक्ट आता है। तो ये आपकी बॉडी इटसेल्फ भी किस तरह से डिफेंड कर रही थी ना, ये उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, लेबोरेटरी स्टडीज भी यही कहती हैं कि हमारे पास जो है ना, अगर आप टेम्परेचर एलिवेट करते हो ना, ठीक है, टेम्परेचर एलिवेशन की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप बहुत ज़्यादा होता है कि आप ना रिलैक्सेशन के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। इसलिए हीटिंग हम प्रोसेस काफ़ी हद तक फॉलो करते हैं। जब हम स्ट्रेच देने लगते हैं तो उससे पहले मेजरली ना हीटिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, ताकि आप हॉट पैक लगा रहे होते हो, समटाइम्स आप कुछ मोडालिटीज़ को यूज़ कर रहे होते हो, आईआर यूज़ कर रहे हो। तो हमारे जो हीटिंग मोडालिटीज़ है ना, बेसिकली वो भी काफ़ी हद तक काम कर रही होती है आपके पास स्ट्रेचिंग से पहले का, ताकि आपकी जो वहाँ पे टिश्यूज़ की एक्सटेंसिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो, कोलेजन जो है वो रिलैक्स हो, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब एक टाइटनेस ना, एक फाइब्रस कंटेंट ना आए उसमें, वो रिलैक्स होता है, तो टेम्परेचर एलिवेट होता है उस जगह का। इसलिए कहते हैं कि वार्म अप एक्सरसाइजेज आपको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए या बहुत रेगुलरली करनी चाहिए किसी भी एक्सरसाइज से पहले, ठीक है। तो ये आपके जो वार्म अप एक्सरसाइज होती है ना, वो आपकी आराम समटाइम्स इंक्रीज कराती है, और ये रिसर्चर्स ने काफ़ी हद तक कहा है। लेकिन ह्यूमंस में बहुत कम है, मतलब ये नहीं कह सकते कि वार्म अप एक्सरसाइजेस रेंजेस इंप्रूव कराती है, पर मसल्स को काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन ये देती हैं, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने कंपेयरिंग इफेक्ट देखे थे स्टैटिक स्ट्रेचिंग के, कि हमारे पास स्टैटिक स्ट्रेचिंग काफ़ी हद तक जो ना इफेक्टिव होती है। यहाँ आप ये कहते हो कंपेयर करते हैं सिर्फ स्टैटिक स्ट्रेचिंग ऑन एंकल रेंज ऑफ मोशन के और स्टैटिक स्ट्रेचिंग को वार्म अप के एक्सरसाइजेस के साथ या हीट के एप्लीकेशन के साथ। उन्होंने कहा सारे प्रोटोकॉल्स में सिमिलर इफेक्ट आ रहे थे। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये नहीं है कि सॉरी इटसेल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा हो, एक हद तक है। हाँ, वार्म अप एक्सरसाइजेज अच्छी हैं, हीटिंग मोडालिटीज अच्छी हैं, रिलैक्सेशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा दे रही होती है, पर आपको देखना है कि आपको करवाना है या नहीं करवाना। पेशेंट की पेन के भी ऊपर डिपेंड कर रहा है, पेन रिलैक्सेशन बहुत देती है हीटिंग मोडालिटीज। तो आपने सारे प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल लेके चलने होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर एक स्टडी ने कहा है तो ये नहीं हो सकता और दूसरी ने कहा तो हो सकता है, आपने सारी चीज़ों को देखना होता है, ठीक है। तो इसकी मेजर जो चीज़ थी ना वो यही थी। अभी इस पे रिसर्च चाहिए और स्पेसिफिक मैकेनिज्म को देखने के लिए कि वार्म अप एक्सरसाइजेज पे कैसे इफेक्ट है कैसे नहीं है, तो उसके लिए फर्दर अभी भी रिसर्चेज हो रही है और होती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और फ्लेक्सिबिलिटी और इंजरी को हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको मोर डिटेल में हमने डिस्कस करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप